आज आ गए हैं दोस्तों फिर से कमाल के अपडेट्स, क्योंकि एक आध कुछ कंफर्मेशंस ऐसी थी बड़े एथलीट्स की ओर से जो हमें चाहिए था कि भाई क्या होने वाला है, कौन सा स्टेप वो फाइनली उठाएंगे। हाँ, यहाँ पर ब्रेवन एंसले से ही मेरा मतलब है कि वो कौन से डिवीजन में आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर और भी कई सारे अपडेट्स हैं, जैसे कि मास्टर्स ओलंपिया, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यही आज वीडियो में रहने वाला है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग पहले मास्टर्स ओलंपिया से। तो इसके अंदर हमें मालूम है कि 26-27 तारीख को ये मास्टर्स ओलंपिया होगा इस बार, और पॉपुलैरिटी इसकी बिल्कुल ज़ीरो के आसपास ही समझ लो। बिल्कुल अगर 1 to 5 ऐसे रेट करना हो, आप कौन से जगह पर इसको रेट करोगे? अगर 5 सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी और 1 सबसे लीस्ट लेवल पे, तो आपके हिसाब से मास्टर ओलंपिया के लिए आपको कितनी एक्साइटमेंट है? आप रेट ज़रूर करके बताना, आज मैं रेटिंग ज़रूर पढ़ूंगा। तो यहाँ पर अब आते हैं दोस्तों कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, हम लोग के कौन कौन कम्पीट करने उतरने वाला है। मेंस बॉडी बिल्डिंग की मेनली बात करेंगे, यही सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग डिवीजन रहती है। तो इसमें कुछ पॉपुलर नाम, फर्स्ट नंबर पे नाम आता है मैक्स चार्ल्स का। तो वो एक लेजेंड है अपने आप में कम्पीट करने के मामले में। पोजीशन उनकी हमेशा से एक एवरेज ही आई है, भले ही आर्नोल्ड क्लासिक या दूसरे सब प्रो शोज़ में हमने उनको देखा हो, लेकिन वो कम्पीट करने में हमेशा आगे रहते हैं। मिलो सारसिफ के क्लाइंट है वो, और बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए अपनी लाइफ में। अगर टॉप प्रोज की बात करूँ तो उनमें वो कभी शामिल नहीं हो पाए। इसके बाद आते हैं फिल क्लाहर। फिल एक अगेन एजिड बॉडी बिल्डर है, मतलब ये सारी जो डिवीजन्स होती हैं 40 से ऊपर के एज वालों के लिए बनी है, तो फिल क्लाहर भी इसमें एक परफेक्टली फिट होने वाले एथलीट हैं। अब वो भी काफ़ी ज़्यादा कंडीशनड आते हैं, लेकिन उनकी स्किन में प्रॉब्लम आने लग गई है, वो झुर्रियाँ दिखती हैं और एक एजिड बॉडी बिल्डर वो दिखते हैं, लेकिन स्टिल एक कंडीशनिंग और सेपरेशन उनका बहुत अच्छा आता है। पॉसिबली वो इस शो को जीत भी सकते हैं। इसके बाद आते हैं कमाल एल्गारनी। कमाल ने बोल दिया था कि वो अब कभी भी 212 में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उनसे वेट कट नहीं होता है, और वो अब मेंस ओपन में ही हमेशा रहने वाले हैं। मेंस ओपन में रह करके कुछ कर नहीं पाए ज़्यादा, तो इसीलिए अब वो यहाँ पर मास्टर्स में कम्पीट करें। कमाल की एज इनमें सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, प्रेजेंटली वो भी 51 ईयर्स के हैं, और स्टिल सबसे ज़्यादा यंग लुकिंग बॉडी वो कैरी करते हैं, तो वो भी इस कॉम्पिटिशन के चैंपियन हो सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर मैं प्रिडिक्शन करूँ इस 3 दिन बाद होने वाले कॉम्पिटिशन की, तो मैं यहाँ पर कमाल को जीतते हुए देखना चाहूँगा। वो सबसे ज़्यादा अच्छी परफेक्ट बॉडी, क्लीन बॉडी यहाँ पर कैरी कर रहे हैं विदाउट मेजर ड्रॉबैक्स। तो यहाँ पर ये हो सकता है फिल क्लाहर यहाँ पर उनके बाद प्लेस हो सकते हैं। इसके बाद और कोई बड़ा नाम नहीं है। एक नाम आ जाता है फ्रेड स्मॉल्स, एक बहुत पुराने बॉडी बिल्डर है, 2011-12 के आसपास के एथलीट हैं, उससे पहले भी कम्पीट करते हुए आए हैं, और बीच में काफ़ी टाइम तक ही गायब रहे थे। तो अब ये डायरेक्टली हमें दिखाई देंगे इस कॉम्पिटिशन में। तो मेनली ये 4 एथलीट्स हैं, फ्रेड स्मॉल, कमाल, फिल क्लाहर और मैक्स चार्ल्स, और बाकी सारे के सारे नए नाम हैं इसके अंदर। तो इसीलिए एक्साइटमेंट है भी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि कोई पॉपुलर एथलीट जे कटलर जैसा उठ करके आ जाए कम्पीट करने। हाँ, जे कटलर आएंगे ज़रूर, लेकिन सिर्फ गेस्ट पोजिंग करने के लिए। अगर फिल हीथ भी आते हैं ना इसमें गेस्ट पोजिंग करने, तो ये कंपटीशन काफ़ी देखने लायक बन जाएगा। मतलब कौन नहीं चाहेगा यार जे कटलर फिल हीथ को स्टेज पे। और जैसे काई ग्रीन अभी आए थे शेरू इंडिया में, गेस्ट पोज उन्होंने भी करा था कम मसल मास के साथ। यहाँ पे अगर वो आ जाएँ तो फिर ऐसे में क्या ही मज़ा आ जाएगा अलग किस्म का। लेकिन प्रमोटर्स के ऊपर है कितना पैसा इन लोगों को देना चाहते हैं, तो बिना पैसे के तो कोई आता नहीं है। तो वही वाली एक बात है, अब इसीलिए यहाँ पर सिर्फ कटलर आने वाले हैं। बाकी देखते हैं कोई और अगर सरप्राइज़ हमें मिले देखने में तो मज़ा भी आए। अब से होगा ये 2 दिन बाद, लेकिन इंडिया तक आते आते डेट चेंज हो जाती है, तो अब से 3 दिन बाद हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे, और तब ये कवर होगा शो। तो 28 तारीख के आसपास ये शो हम कवर कर सकते हैं। लेकिन आप इस शो को किस नंबर पे रेट करोगे ज़रूर नीचे लिखना। अब आते हैं अगले अपडेट पे अपने। ये आ जाता है इधर सैमसन दौदा के ऊपर। अब सैमसन ने फिलहाल दिखा दिया अपनी बैक, और ये बैक डबल बाइसेप हिट कर रहे हैं। अब सीरियसली एक चीज़ आप ये बताओ, देख कर कैसा लग रहा है कि ये 330 पाउंड का बॉडी बिल्डर होगा? इनको देख कर के फीलिंग आ ही नहीं रही है। वो थिकनेस, वो राउंडनेस कहाँ चली गई वो पता नहीं लग रहा है, और उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहे हैं बैक के मामले में। निक वॉकर ने एक टाइम पे बोला था, मतलब कई बार बोलते रहते हैं वो, थोड़ा बहुत टांग खिंचाई भी करते हैं ना निक भी, तो उन्होंने बोला था कि सैमसन की फ्लैट बैक है, और उसके बलबूते पे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिख पाएंगे। अब देखो यहाँ पर इस बार हमें मालूम है डेरेक लंसफोर्ड एक छोटे से एथलीट होके भी, इनके आगे तो बहुत छोटे हैं साइज़ में, और वज़न में तो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन उनकी बैक की थिकनेस के आगे अच्छे नहीं टिक पा रहे हैं आज के टाइम पे। हार्डी शुपन फॉर एग्जांपल, उनकी बैक में थिकनेस उतनी नहीं है, लेकिन जब वो जिस साइज़ पे अपनी बैक कैरी करते हैं वो बहुत ही वाइड बैक है। ऐसे ही हमारी मोनालिसा, मतलब एंड्रयू जैक्ट, उन्होंने भी अभी हाल ही में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट करके दिखाया है। तो सब लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, और निक वॉकर का भी ध्यान इस बार अपनी बैक के ऊपर लगा रहेगा। बट सैमसन की इस तरीके की बैक काफ़ी ज़्यादा एक कम थिकनेस वाली और कम वी टेपर वाली बैक उनको कहीं ना कहीं पीछे रख सकती है। अब ये फ़ोटो इन्होंने अभी ही डाली है, तो इनकी रीसेंट फिजिक ही है। फिलहाल सैमसन हमें हाल ही में ट्रेन करते हुए नजर आया, और बहुत कम वेट के साथ में ये ट्रेन कर रहे हैं। आमतौर पे बॉडी बिल्डर्स आजकल हैवी लिफ्ट करते भी नहीं है,
पर इतना लाइट लिफ्ट करेंगे, वो भी प्रेप में जाता हुआ एथलीट, ओलंपिया की प्रेप का एथलीट, इतना हल्का वजन करते हुए तो नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल लास्ट वीक के हिसाब से ये ट्रेन कर रहे हैं और बिल्कुल वजन बॉडी उठा ही नहीं पा रही है। खैर अभी तो टाइम पड़ा हुआ है, अच्छा खासा टाइम है और 10 हफ्ते दूर है ओलंपिया। अभी ये दिखाई दे हमें लेग ट्रेन करते हुए, और इसमें लेग एक्सटेंशन में आप देखोगे ये करीबन 40, 45 या 50 किलो के आसपास लिफ्ट कर रहे हैं, जो एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड वेट है। तो वो बॉडी बिल्डिंग का गेम ऐसा ही होता है। ये लोग जिस किस्म की हाइपरट्रॉफी में रहते हैं और जौन से मसल फाइबर्स को ट्रेन करते हैं ना, वो राउंडनेस के लिए ज़्यादा होते हैं रादर देन इंटेंसिटी के लिए, रादर देन स्ट्रेंथ मिले। तो स्ट्रेंथ वाली मसल्स को ये ट्रेन नहीं करते हैं, इसीलिए बहुत हैवी लिफ्ट नहीं करते हैं। लेकिन स्टिल बॉडी बिल्डर्स की ऐसी लुक इसलिए होती है क्योंकि वो सैक्रोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी पे काम करते हैं। वहीं जो मायोफाइब्रिलर हाइपरट्रॉफी है उसके ऊपर पावर लिफ्टर्स या वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जैसे एथलीट्स काम करते हैं। तो उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा। ये फ़र्क है और इसलिए बहुत हल्का वजन उठा रहे हैं इस वक्त पे सैमसन दादा, लेकिन स्टिल मसल्स बिल्ड करते जा रहे हैं। और जजिस को क्या मतलब है, उनको क्या लेना देना किसी ने कितना वजन मार करके इन मसल्स को बनाया है। उनको मतलब है बॉडी की लुक कैसी आ रही है स्टेज पे। तो सैमसन स्टेज पे कैसे दिखेंगे, उसी फाइनल लुक से हमें भी मतलब होना चाहिए। और इस बार इनका तो एम यही है मिस्टर ओलंपिया बनने का, और लोगों को भी उम्मीदें हैं। लेकिन आपको कितनी उम्मीद है इनसे, क्योंकि हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रही है। आपको लगता है उस हाइप पे खड़े हो पाएंगे? क्या आपके फेवरेट बॉडी बिल्डर हैं? क्योंकि अगर नहीं है तो कौन है, ज़रूर से नीचे लिख के बताना। अभी नंबर 1 पे सबके अलग अलग एथलीट्स की चॉइसेस हो सकती है लोगों की, तो बहुत ही एक वाइड स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है इस वक्त अलग अलग एथलीट्स के फैंस के लिए। तो वो ज़रूर से मैं देखना चाहता हूँ। आपके लिए टॉप प्रायोरिटी पे इस बार मिस्टर ओलंपिया कंटेंडर कौन होना चाहिए। अब आते हैं अगले अपडेट पे। उससे पहले मैं दोस्तों आज का एक नया प्रोडक्ट आपको बता दूं, बस 1 मिनट सुन लो हमेशा की तरह, उसके बाद वीडियो रिज्यूम करेंगे। ये है दोस्तों EAA यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड, पूरा नाम है EAA 6000। और ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से बना नहीं पाती, पर हमें इनकी ज़रूरत है, मसल बिल्डिंग करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बॉडी को अगर एनाबॉलिक स्टेट में रखना है, मसल बिल्डिंग के दौरान आपकी बॉडी में अमीनोज की सप्लाई होनी बहुत ज़रूरी है, और वो ये EAA पूरी करता है। तो वर्कआउट के बीच में या वर्कआउट से पहले कई बार इसको लिया जाता है ताकि आपकी मसल एक कैटाबॉलिक स्टेट में ना जाए। अब इसमें आ गया दोस्तों एक लेटेस्ट फ्लेवर जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, नाम है इसका लेमोनेड फ्लेवर। तो अलग ही फ्लेवर है, डेफिनेटली बढ़िया है। क्योंकि ये हाल ही में लॉन्च हुआ है तो उन्होंने इसका प्राइस रखा है 849। आमतौर पे 1000 रुपये का प्राइस में आता है। डिस्काउंट कूपन अभी अप्लाई करोगे तो अभी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये हाल ही में लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है। बाकी दूसरे और किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट कूपन अप्लाई हो जाएगा। ये है दोस्तों EAA लेमोनेड, आप जा करके देख सकते हो, नीचे लिंक मिल जाएगा। अब वीडियो में वापस बढ़ते हैं, और इसमें ये नाम आता है ब्लेसिंग ओवेदेबू का। ब्लेसिंग का मैंने कवर नहीं किया, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि वो भी खेलने वाले हैं यामामोटो कप में, यानी वही वाले शो में जिसमें रीगन ग्राइम, नाथन डियाशा और गुड वीटो खेलने वाले हैं। अब लोगों ने कमेंट करना ऑलरेडी शुरू कर दिया और ये बोल दिया है कि रीगन और नाथन इनको ब्लो ऑफ कर देंगे, यानी कि हवा में ही उड़ा देंगे बिल्कुल। और ब्लेसिंग इन दोनों के आगे तो बिल्कुल नहीं टिक सकते। लेकिन साथ में गुड वीटो भी है, मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा डेंजरस एथलीट है। कुल मिलाकर इन चारों एथलीट्स की अगर बात करूँ तो इन चारों ने कंपटीशन बना दिया है बढ़िया, कम से कम बात करने लायक। क्योंकि इससे पहले बहुत वीक लाइनअप था और हमेशा यामामोटो का लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग होता भी नहीं है। इस बार कम से कम कुछ नामी प्लेयर्स आ गए हैं, तो कवर करने में भी मज़ा आएगा, ऑडियंस को देखने में भी मज़ा आ जाएगा। तो ब्लेसिंग भी रहेंगे। मेन प्रॉब्लम इनके साथ में थी कंडीशनिंग की, तो शिकागो में ख़राब परफॉर्म करने के बाद इन्होंने अपनी कंडीशनिंग पे और काम करना शुरू करा। अभी और डाइट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रॉब्लम यह है ब्लेसिंग की फिजिक बिल्कुल भी राउंड 3D नहीं दिखती। ऑफ सीजन के अंदर थोड़ी बहुत इनमें राउंडनेस दिख तो जाती है, लेकिन जब स्टेज पर आते हैं तो एकदम फ्लैट, एक्सपोज्ड, कई सारे वीक पॉइंट्स सामने के सामने। तो वो चीज़ में इंप्रूवमेंट इनके पिछले साल से अभी तक बिल्कुल नहीं आई है। अगर मैं सही में बात करूं तो वो चीज़ बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुई। कोई एक ऐसा मसल ग्रुप इंप्रूव नहीं हुआ था इनका शिकागो में जिसको देख करके हम थोड़ा सा स्पॉट भी कर सके। तो वो स्पॉट ही नहीं हो रहा था कुछ भी ऐसा डिफरेंस। यहाँ पर चेस्ट अभी भी अगर आप देखो इन अपडेट्स के अंदर, जैसे साइड चेस्ट ये हिट कर रहे हैं, अब से करीबन 2 दिन पहले की फोटो है ये, तो इनकी साइड चेस्ट में थिकनेस बिल्कुल नहीं दिख रही, फाइबर्स अभी भी विजिबल नहीं हो रहे। इससे ज़्यादा बेहतर ये पिछले साल वाली फोटो में दिख रहे थे। तो इम्प्रूवमेंट रेट तो ज़ीरो है। खेल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो सिर्फ कंडीशनिंग में खेल सकते हैं और दूसरे एथलीट्स को थोड़ा बहुत उसमें चैलेंज कर सकते हैं। बाकी फिर भी बॉडी पार्ट्स लैगिंग है, मतलब एक लेग इनकी दूसरे लेग से छोटी है, तो सिमेट्री नहीं है बॉडी में, और प्रपोर्शंस बेहतर नहीं है, राउंडनेस है नहीं, हार्डनेस भी नहीं है। तो ऐसे में ये कुछ एक आध पोजेस में थोड़ा बहुत सटीक बैठ सकते हैं और कुछ कंपटीशन दे सकते हैं। बाकी ओवरऑल में ब्लेसिंग को कंडीशनिंग का गेम खेलना पड़ेगा अगर आए तो, वो भी अगर कंडीशन नहीं आए तो काम हो जाएगा इनका। इस वक्त पे इनकी इस तरीके से फिजिक दिख रही है। हाँ, थोड़े से नामी प्लेयर है, इसी वजह से थोड़ा सा नाम यामामोटो का भी हो जाएगा इनकी वजह से। अब आते हैं दोस्तों अगले एथलीट पे। ये नाम आ जाता है इसमें राफेल ब्रांडियो का। राफेल ब्रांडियो अगेन बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं लाइमलाइट से,
और ज़्यादा इनको कोई कवर करता नहीं है, बिकॉज ये कभी भी टॉप रैंकिंग में नहीं आ पाए मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिटर्स में। लास्ट इनकी रैंकिंग आई थी 10th, इनकी लाइफ की बेस्ट प्लेसिंग पिछले साल 2022। तो उसके बाद से अभी ये दिखाई नहीं दिए इस साल आने नहीं वाले ओलंपिया में। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छे एथलीट हैं, एक बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग फिजिक कैरी करते हैं, इनफैक्ट एक क्लासिक बॉडी कैरी करते हैं मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के बीच में भी। लेकिन अभी इन्होंने अपनी बॉडी में अच्छा खासा मास ऐड कर लिया है, और ये मैंने इससे पहले वाले एक अपडेट में भी इनको कवर किया था, लेकिन इस बार जो कवर कर रहा हूँ ये थोड़ी सी और डिफरेंट और श्रेडेड फिजिक को कवर कर रहा हूँ। अब इनकी फिजिक में एक राउंडनेस आपको दिखेगी, इनके चेस्ट में, इनके डेल्ट्स में, जो पहले नहीं थी, और लेग्स में भी आपको फाइबर्स दिखेंगे, मतलब एटलीस्ट सेपरेशन दिखेगा लेग्स की मसल्स का। तो इन्होंने ओवरऑल अपनी बॉडी में सिमेट्री बरकरार रखते हुए मास ऐड किया है, और यही तो राफेल की बॉडी की खूबसूरती है। इसी वजह से जजेस उनको प्लेस करवा देते हैं और राफेल आ जाते हैं टॉप 10 के अंदर ओलंपिया में भी। अब इस फिजिक के साथ में ये एथलीट अगर चाहे तो फर्स्ट लाइनअप में, मतलब फर्स्ट कॉल आउट में अपना क्रैक कर सकता है अपनी पोजीशन को। अभी ये बात हो गई बहुत ही आगे की जो मैं कर रहा हूँ, इस बात को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि राफेल इस साल कहीं compete नहीं करने वाले। वो आएंगे सीधा 2024 के अंदर, और फिर हमें दिखाई देंगे किसी प्रो शो में खेल करके उसको जीत करके फिर ओलंपिया में जाते हुए। तो अभी इनका प्लान है अपने नए कोच नील हिल के साथ में कि अभी ये रेस्ट करेंगे और बहुत स्लो इम्प्रूव करेंगे पूरे साल, इस साल और अगले साल तक, और उसी से इनका वेट गेन होगा। पहले राफेल गलतियां कुछ कर रहे थे जिसके बारे में इन्होंने हाल ही में बताया, और इन्होंने बोला कि ये एकदम से अपना वेट जंप कर लिया करते थे, यानी कि जल्दी से मसल गेन करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा लिया करते थे। मसल तब भी उतनी गेन नहीं होती थी, और उस वजह से प्रॉब्लम ज़रूर होने लग जाती थी इनको प्रॉब्लम होती थी इम्यूनिटी में, और फूड जो ये ले रहे थे वो सब इनका डाइजेस्ट नहीं हो रहा था सही से। बॉडी में फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स होते हैं। ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे बहुत कम बात करी जाती है। कभी मौका मिला मैं ज़रूर से इस चीज़ पे बात करूँगा कि खाना आपको किस तरह बीमार बना सकता है, अगर वो खाना कितना भी अच्छा हो लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो। अब राफेल के साथ में ये प्रॉब्लम्स चल रही थी, वेट एकदम से गेन कर रहे थे, न्यूट्रिएंट्स लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही थी, और फिजिक में अनस्टेबिलिटी आने के कारण वेट लूज़ कर देना पड़ रहा था। अब उन्होंने करा है बहुत धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करना शुरू, और अब ख़ास तौर से वो अपना स्केल पे वेट नहीं देख रहे हैं, बस वो स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं, और ये प्रोग्रेस इनके काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त पे आप देखोगे इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा एक ड्राइनेस और रिब्डनेस पकड़ करके चल रही है। ये फिजिक कोई वाटरी नहीं है या फिर ज़्यादा ब्लोटेड नहीं है, रिब्डनेस वाली फिजिक है और डेंस फिजिक है जैसे आज की बॉडी बिल्डिंग में चाहिए। और अब देखते हैं यहीं से अगर 6-7 महीने बाद ये हमें कम्पीट करते हुए नजर आएंगे तो फिर ये क्या करके दिखाएंगे। ये बिल्कुल अभी किसी के रडार पे नहीं है, पर नील हिल के अंडर रहेंगे मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा कुछ ये कर सकते हैं, और सही में एक ऐसे एथलीट बन के आ सकते हैं जो, जैसे अभी हम चौंक रहे हैं ना इनको देख करके, नए नए एथलीट सैमसन दौदा और एंड्रयू जैट को देख करके, राफेल भी वो नाम बन सकते हैं बहुत जल्दी। पास्ट में उन्होंने सैमसन दौदा को हरा भी रखा है, तो ये ज़्यादा बेहतर मुझे एथलीट लगते हैं एटलीस्ट जेनेटिक वाइज। आपका इन पे क्या ओपिनियन है ज़रूर बताना। अब आते दोस्तों अपने फाइनल और सबसे कमाल के अपडेट पे। तो यहाँ पर ब्रेवन एंसले ने बता दिया है कि वो कहाँ पर खेलने वाले हैं। तो बोल तो बार बार ये रहे थे अपनी फिजिक, उन्होंने सबसे पहले बात करूँ, उन्होंने अपनी फिजिक दिखाई, और इसके अंदर में आपको दिखाई देंगे एक जैसे से ही बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, गट दिख जाएगा, और वो नॉर्मल है बिकॉज एथलीट्स जब खाना ज़्यादा खाते हैं तो इंटेस्टाइन फैलती है, पेट भी फैलता है, और हर एक एथलीट जो ज़्यादा ब्लोटिंग करता है या फिर एकदम से गेनिंग करने की कोशिश करता है उसका गट तो निकलता ही निकलता है। तो ब्रेवन ग्रो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बीच में फंस करके रह गए हैं। तो ये साइज़ ना तो 212 का दिख रहा है ना क्लासिक का प्रॉपर, और ब्रेवन ने कहा मैं अभी नहीं बताऊंगा कौन सी डिवीजन में जा रहा हूँ, मैं कुछ 1-2 वीडियोज़ के बाद बताऊँगा। लेकिन हैरानी इस चीज़ को देख के हुई कि लगातार बता रहे हैं कि मैं कौन सी डिवीज़न में अब आने वाला हूँ। तो एक बार इन्होंने ये बात बोल दी कि क्लासिक डिवीज़न के लिए मुझे बहुत ज़्यादा वेट कट करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मेरे को श्रेडिंग करनी पड़ेगी, और दूसरी लाइन ये ऐसे बोलते हैं कि 3rd टाइटल इस बार मेरा होगा। तो क्लियर हो गया, और क्या अनाउंसमेंट होगी इससे ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से अब और कुछ बचा नहीं है इनके पास क्लियर करने के लिए। हाँ, फिर भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक इन्होंने नहीं करी है, ये मैं आपको बता दूं, पर 2 लाइन्स बोल दिया, आई थिंक इससे ज़्यादा और कुछ बोलने के लिए होना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज भी इनका ध्यान और मन अटका हुआ है उस तीसरे टाइटल को ग्रैब करने में जो आज तक कभी कर नहीं पाए। तो 2017-2018 ब्रेवन ने लगातार टाइटल्स 2 बार जीते, उसके बाद 2019 के बाद से क्रिस बमस्टेड ने गेम पलट के रख दिया और किसी को अपने आगे आने नहीं दिया। लेकिन ब्रेवन आज भी सपना देखते हैं कि वो इस टाइटल को जीत लेंगे, और सीरियसली क्लासिक इनको बोलना बिल्कुल पॉसिबल है। अभी के हिसाब से उतना ज़्यादा लगेंगे नहीं, लेकिन ब्रेवन जब आते हैं तो हमें मालूम है किस किस्म की वो श्रेडिंग करके आते हैं। उनके जैसे श्रेडेड एथलीट और दूसरा कोई होता ही नहीं है, और वो पत्थर जैसी बॉडी जो ब्रेवन की होती है वो किसी की भी नहीं होती है, स्पेशली बैक। बात करूँ अगर 212 की, तो 212 वाली बॉडी
अब नहीं लग रही इनकी, स्पेशली इन लेग्स और हैमस्ट्रिंग्स को देख करके, इस लोअर बॉडी को देख करके। जब हमने देख लिया कियोन पियर्सन या फिर स्पेशली यहाँ पर केरित बाजो जैसे एथलीट्स, 212 बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है अपनी बॉडी बिल्डिंग लुक को लेकर के। वो एक्चुअली में बॉडी बिल्डिंग डिवीजन ही तो है, तो उतने ज़्यादा बॉडी बिल्डर तो ब्रियॉन नहीं लग रही, इसलिए मैंने बोला कहीं फंस के रह गए हैं 212 और क्लासिक के बीच में। लेकिन हाँ, स्टिल मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर ये क्लासिक के लिए तैयारी करेंगे तो बिल्कुल क्लासिक ही दिख जाएंगे। तो अभी ड्रास्टिक चेंज आ सकता है इनकी फिजिक में। भाई 7 LBS का एक वेट जंप दे तो दिया अब क्लासिक डिवीजन ने, उसी लालच में तो ये आ रहे हैं कूद करके। तो बहुत मेरे को तो अच्छा लग रहा है एक्चुअली में इनके लिए। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली बताऊँ, सीबम है। बहुत सारे प्लेयर्स इस बार आएंगे चेंज होकर के, पर सीबम को टक्कर देना अभी भी मुझे लगता है एक इम्पॉसिबल चीज़ है। बाकी ब्रियॉन के अंदर उम्मीदें हैं वापस से टाइटल जीतने की। क्या लगता है आपको, जहाँ ये पिछले साल 4th आए थे वो भी एक्सीडेंटली, क्या इस बार 2nd आ सकते हैं और यहाँ पर अर्स जैसे एथलीट्स या फिर रेमॉन जैसे एथलीट्स को हरा सकते हैं? इतना अब कॉम्पिटिटिव बॉडी इनकी बची है और डेफिनेटली यहाँ पर बॉडी में 3Dनेस आई है, तो राउंडनेस के अंदर ज़रूर से इस बार ब्रियॉन हमें चेंज दिखाई देंगे इस क्लासिक डिवीजन में। तो आप लोग एक्साइटेड हो इनके लिए? क्या लगता है आपको, इनको क्लासिक में जाना चाहिए या 212 में चले जाना चाहिए था? मुझे वैसा लगता है ब्रियॉन का प्लान देख के, देखो एज इनकी 43 ईयर्स की हो गई है, अब ये 212 में शायद कभी जाए ही ना, क्लासिक में 1-2 साल खेल करके और डायरेक्टली ले लेंगे रिटायरमेंट, क्योंकि तब तक ये 45 के हो चुके हैं, फिर कहाँ वापस 212 में जा करके साइज़ ऐड करेंगे, 47-48 ईयर्स के हो जाएंगे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है जीतने की। तो मेरे हिसाब से ये क्लासिक के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं, एज को एक फैक्टर देखते हुए, ये बात बोल रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मसल ब्लेज का न्यूली लॉन्च्ड ये ज़रूर से चेकआउट करना, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। बस अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।